हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसकी जो हम लोग थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो थर्ड यूनिट का फोर्थ वाला टॉपिक है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल, ये वाला टॉपिक जो है डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले बाकी के 3 टॉपिक्स जो थे थर्ड यूनिट के वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल है इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम, then services to the nursing homes or clinics, then code of ethics for community pharmacy, and last is role of pharmacist in the interdepartmental communication and community health education। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हम लोग को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दी हॉस्पिटल के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल के अंदर समझना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल, इसका सिंपली ये मतलब हुआ कि कोई भी एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके अंदर जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी मदद से वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ चीजें सीखने को मिलती है, वही हमारी सिंपली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाते हैं। ठीक है, अब हॉस्पिटल के अंदर जितने भी स्टाफ अवेलेबल होते हैं उन सबके लिए अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो कहीं ना कहीं अरेंज करे जाते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग का सिंपली मतलब है कि जो भी लोग यहाँ पर काम करे, जो भी एम्प्लॉयज किसी भी कंपनी के अंदर काम करे, तो उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करना, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसे सिंपली ट्रेनिंग जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, अलग अलग ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं जितने भी स्टाफ वहां पर काम कर रहे होते हैं उन सब के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं इन्हें टाइम टू टाइम रिव्यू करना एंड रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि टाइम के साथ चीजें चेंज होती है तो उस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी चेंज करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब सबसे पहला टॉपिक हमारा आएगा रूल ऑफ फार्मासिस्ट इन द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी हॉस्पिटल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अलग अलग तरीके से हॉस्पिटल के अंदर हो सकते हैं, जैसे लेक्चर के रूप में हो गए, ग्रुप डिस्कशन के रूप में हो गए। ठीक है, बुलेटिन जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ को, जितने भी फार्मासिस्ट है उनको। ठीक है, अब जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं ना, क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या है, उनको नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम जो है वो भी ज्यादा होता है एंड उनकी थोड़ी पढ़ाई जो है वो भी नॉर्मल फार्मासिस्ट से एक्स्ट्रा होती है। तो इस वजह से क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं नर्सेस को एंड साथ साथ जो अंडर ग्रेजुएट फार्मेसी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी। ठीक है, अब जो रोल्स एंड फंक्शंस होते हैं फार्मासिस्ट के, जिन्हें स्ट्रेंथन करना, जिन्हें स्ट्रॉन्ग करना एंड सपोर्ट करना जरूरी होता है, वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि सभी लोगों को प्रॉपर यूज जो है सभी दवाइयों का उसके लिए गाइड करते हैं। ठीक है, उसके लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। साथ साथ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो गए, ड्रग इंटरैक्शंस हो गए, उसकी भी प्रॉपर नॉलेज जो है वो फार्मासिस्ट के पास में ही होती है। तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीजों की ट्रेनिंग जो है वो बाकी लोगों को आराम से दे सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कि कुछ रूल्स को डेवलप करना एंड ड्राफ्ट करना, जिसकी मदद से जो मैन्युफैक्चर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड सप्लाई हो गया ड्रग्स का, उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करा जा सके। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जितने भी वहां पर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है, ठीक है, उन्हें उनके जो भी फार्मेसी से रिलेटेड टास्क है उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें सुपरवाइज करना एंड गाइड करना, ये भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो कर सकते हैं। अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है अपनी एजुकेशन की वजह से अलग अलग तरह के इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर पार्ट ले सकते हैं। उनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी नॉलेज है, वो सब वो दूसरे लोगों को उन इंफॉर्मेशन के अंदर उन सारी चीजों के लिए एजुकेट एंड गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में ना 2 टॉपिक्स आते हैं, एक तो आता है इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एक आता है एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इन दोनों के बीच में मेन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हॉस्पिटल के किसी स्टाफ के द्वारा जो हॉस्पिटल के अंदर काम करे उनके द्वारा ये ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कोई बाहर से हमारे पास में आते हैं पर्सन जिनके पास में नॉलेज हमसे थोड़ी ज्यादा होती है, जिनके पास मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजों के ऊपर प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है। तो कोई बाहर से आकर के ट्रेन कर रहा है हॉस्पिटल के स्टाफ को, उसे हम एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। एंड कोई हॉस्पिटल का ही स्टाफ है, ठीक है, जो ज्यादा सीनियर है, जिन्हें नॉलेज थोड़ी ज्यादा है, वो बाकी अपने जूनियर्स को सबको ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, वो होता है इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, सो इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है जनरली हॉस्पिटल के अंदर ही करे जाते हैं एंड कोई हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वही इसके अंदर बाकी लोगों को चीजें समझाते हैं। ठीक है,
तो अब इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अलग अलग ट्रेनिंग्स आती है, जैसे कि स्टूडेंट नर्सेस को ट्रेन करना। ठीक है, तो फार्मासिस्ट जो है इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट नर्सेस को टीच करने में, स्टूडेंट नर्सेस को ट्रेन करने में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी फार्माकोलॉजी होती है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही जो स्टूडेंट नर्सेस होते हैं उनको सिखाते हैं। सेकेंड आता है सेमिनार्स फॉर ग्रेजुएट नर्सेज, हाउस स्टाफ एंड मेडिकल स्टाफ। तो जनरली बहुत जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि एक फार्मेसी पब्लिकेशन के थ्रू उनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करते हैं, बट क्या होता है कि एक डायरेक्ट या पर्सनल प्रेजेंटेशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेमिनार के थ्रू क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो ग्रेजुएट नर्सेज हो गए, हाउस स्टाफ हो गए एंड मेडिकल स्टाफ हो गए, उन सबको कहीं ना कहीं दवाइयों के बारे में एजुकेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो फार्मेसी के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के द्वारा करी जाती है। अभी क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के द्वारा बी फार्मेसी के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी जो है ये भी एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, जिससे उन्हें कुछ नॉलेज तो मिल ही जाती है, साथ साथ जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उनके पास कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए, एक प्रॉपर करिकुलम जिसकी वजह से वो बना सके लोगों को सिखाने के लिए। तो फार्मासिस्ट जो है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होते हैं, उनके पास में एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ड्रग्स के एंड उनके एक्शंस की। ठीक है, उसके बाद में एक प्रॉपर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को वो डेवलप कर सके एंड कंडक्ट कर सके, ये एबिलिटी होनी चाहिए उनके पास में। देन कंट्रोल प्रोसीजर जितने भी होते हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज जो है उन्हें होनी चाहिए। देन उसके बाद में उनके पास में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो टीचिंग एंड इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट कर सके। देन वो रिसर्च को स्टार्ट भी कर सके एंड साथ साथ उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर सके, ये एबिलिटी उनके पास होनी चाहिए। देन उसके बाद में एक प्रॉपर जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसे वो मैनेज कर सके, इस चीज की एबिलिटी भी उनके पास में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम। तो पेशेंट टीचिंग प्रोग्राम जो है ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। एंड पेशेंट को टीच करने का काम वो मेनली जो पेशेंट काउंसलिंग होता है ना, पेशेंट काउंसलिंग के अंदर वो अच्छे से पेशेंट को अच्छे से समझाते हैं सारी की सारी चीजें, तो उसकी मदद से जो है वो पेशेंट को कहीं ना कहीं दवाइयों के बारे में टीच कर सकते हैं। देन लास्ट आता है ट्रेनिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ट्रेन करने के लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है उन्हें प्रोग्राम्स, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कंडक्ट करे, वो जो कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया, मेडिसिन की फैकल्टीज हो गए, अलग अलग जो मेडिकल स्टाफ स्पेशलिस्ट हो गए, उन सबके साथ मिलकर के एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास में आएगा एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना था कि एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो एक ऐसे पर्सन के द्वारा कंडक्ट करा जाता है जो कि हॉस्पिटल के स्टाफ के अंदर नहीं आते, बाहर से आते हैं वो। ठीक है, सो एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय समवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल के बाहर से कोई आता है एंड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करता है, तो उसे हम सिंपली एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर चीजों के अंदर उनका एक्सपर्टाइजेशन होता है, तो कुछ पर्टिकुलर चीजों के ऊपर वो बाहर से आकर के हॉस्पिटल के स्टाफ को ट्रेन करते हैं। ठीक है, वो कुछ हॉस्पिटल फार्मेसी से अलग कोर्सेज के ऊपर लोगों को ट्रेन करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, देन पेरेंटल प्रोडक्ट का प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, इन सब चीजों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के स्टाफ को ट्रेन करते हैं। साथ साथ स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स क्या होती है, फार्माकोलॉजी के बारे में अच्छे से डिटेल में हॉस्पिटल स्टाफ को वो ट्रेन करते हैं। ठीक है, देन कुछ सेमिनार्स भी कंडक्ट करे जा सकते हैं रिफ्रेशर कोर्सेज के ऊपर, जिसकी मदद से हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो कुछ टीचिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं, मतलब सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करे जा सकते हैं कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज के ऊपर। ठीक है, अब जो भी ये सारी एक्टिविटीज हो गई ट्रेनिंग की, जैसे कि नर्सिंग के ऊपर हो गई, डाइट्री के ऊपर हो गई, ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर हो गई, ये सारी जो एक्टिविटीज है इनके अंदर पार्टिसिपेट करना जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, कुछ हॉस्पिटल्स जो है इंडिया के वो बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं फार्मासिस्ट को कि वो ऐसे टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करे, जिससे दूसरों को भी नॉलेज मिले एंड वो खुद भी ज्यादा नॉलेज जो है वो गेन कर पाए। ठीक है, तो यही सब हमारा सिंपली एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आता है। इसके अंदर मेन हम लोग को ये जानना है कि कोई हॉस्पिटल के बाहर से आकर के हॉस्पिटल के स्टाफ को ट्रेन करता है, उसे हम एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। अब वो जिस भी चीज में उस पर्टिकुलर पर्सन की एक्सपर्टीज है, मतलब वो जिस चीज में अच्छे ज्यादा नॉलेज वो रखते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर वो हॉस्पिटल स्टाफ को ट्रेन करते हैं। जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर कर सकते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट के प्रिपरेशन के अंदर कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के अंदर कर सकते हैं। देन कुछ सेमिनार्स जो है वो भी ऑर्गेनाइज यहाँ पर करे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा सर्विसेज टू नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स। तो सबसे पहले तो नर्सिंग
होम होते क्या हैं? तो नर्सिंग होम जो है सिंपली एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी मान लो कोई ज़्यादा एज के लोग हैं, ठीक है, या फिर कोई डिसेबल्ड इंसान है कि वो चल नहीं सकते हैं, तो ऐसे अगर कोई लोग होते हैं तो उनके घर पे ही जाकर के प्रॉपरली उनको सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। उसे जो है नर्सिंग होम या फिर नर्सिंग क्लिनिक कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ नर्सिंग होम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे सर्जरी होने के बाद में किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, कोई बीमारी हुई है, कोई इंजरी हुई है, तो उसके बाद में वो उनके घर पे जाकर के उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते हैं एंड उन्हें प्रॉपर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये नर्सिंग होम या नर्सिंग क्लिनिक जो है, इसकी जो सर्विसेज होती है इसके अंदर जैसे तो फिजिकल थेरेपी आ सकती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ सकती है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी आ सकती है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। तो सिंपली सर्विसेज टू नर्सिंग होम या क्लिनिक्स, इसके अंदर क्या होता है कि नर्सिंग होम या क्लिनिक जो होते हैं एल्डरली या फिर डिसेबल्ड लोग जो होते हैं उनको रेजिडेंशियल केयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनके घर पे जाकर के उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्हें कुछ थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हमारे पास में फिजिकल थेरेपी आ गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आ गई, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी आ गई, ठीक है। अब एक जो कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैं, अब उनका क्या है कि वो पहले हॉस्पिटल में उनको इतना काम होता है तो वो डे टू डे या आर टू आर बेसिस पे पेशेंट केयर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश जो है वो करते हैं कि वो कहीं ना कहीं पेशेंट की कैसे ना कैसे करके हेल्प कर सकें। अब जनरली जो भी फार्मासिस्ट जो है वो नर्सिंग होम कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, उनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होती है, जैसे कि उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प करना होता है सिस्टम को डेवलप करने में, जिसकी मदद से जो भी मेडिकेशन एरर्स है उन्हें इजीली रिकॉग्नाइज करा जा सके, ठीक है। अब जो फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं या फिर ऐसे फार्मासिस्ट हैं जनरली जो कि नर्सिंग होम या क्लिनिक की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, या फिर जनरली जो फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं उनका क्या क्या काम रहता है? सबसे पहला तो उन्हें प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना होता है एंड साथ साथ डॉक्टर के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद में उन्हें टैबलेट को काउंट करना होता है एंड लिक्विड्स की जो स्पेसिफिक क्वांटिटीज होती है जो पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है वो उन्हें मेजर करनी होती है, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल स्केल पे अगर कोई भी प्रिपरेशन प्रोडक्ट की या दवाई की प्रेस्क्राइबर के द्वारा कंसल्ट करी गई है तो वो भी उन्हें प्रिपेयर करनी होती है। देन उसके बाद में स्टॉक जो है वो फार्मेसी के अंदर उन्हें मेंटेन करके रखना होता है, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट सब कुछ मेंटेन करके रखने होते हैं, सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो उन्हें पता भी होनी चाहिए, साथ साथ उन्हें वो फॉलो भी करनी होती है, ठीक है। तो इस सर्विसेज टू नर्सिंग होम या क्लिनिक के अंदर आपको वैसे भी चीजें मन से ही लिखनी है, तो आप जितना आपको आए, वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी अगर गलती से आ जाता है तो अपनी मर्जी से आप सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर लिख सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है कोड ऑफ एथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। तो यहाँ पर कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हम लोग को कुछ सिद्धांत फॉलो करने होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो सही होती हैं, गलत होती है तो हमको कोई भी गलत चीजें नहीं करनी होती, सही सही चीजें जो है वो करनी होती है। यही कुछ पॉइंट्स जो हमारे पास में कोड ऑफ एथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर आ जाएंगे। जैसे कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स हो गए या जो साइंस हो गए मोरल्स के, उसे हम सिंपली एथिक्स कहते हैं। अब फार्मेसी प्रोफेशन जो है ये कहीं ना कहीं पैसा कमाने का प्रोफेशन तो है ही, बट साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस की भी जरूरत होती है। हमें हमेशा पेशेंट को पहले रखना होता है, अपने आप को बाद में रखना होता है, ठीक है। अब ये सब करने के लिए फार्मासिस्ट को एक अच्छा सिटीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो क्या है कि अच्छे से अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। अब जो कोड ऑफ एथिक्स है फॉर कम्युनिटी फार्मेसी, इसके अंदर 8 प्रिंसिपल्स जो हम लोग को पढ़ने होंगे जो कि फार्मासिस्ट को जनरली फॉलो करने होते हैं, ठीक है। पहला आता है अ फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट्स द कंडीशनल कमिटमेंट्स एंड आइडियाज मेड बिटवीन द पेशेंट एंड द फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट जो हैं उन्हें जो एक कंडीशनल कमिटमेंट एंड आइडिया पेशेंट एंड फार्मासिस्ट के बीच में बनाया गया है उसे रिस्पेक्ट करने का काम इनका रहता है। जैसे हमारा सबसे मेन मकसद क्या रहता है, किसी भी फार्मासिस्ट का मेन मकसद ये रहता है कि उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के द्वारा प्रोवाइड करी गई है उसे अपने तक ही रखना है, इधर उधर लोगों के साथ उसकी बातचीत नहीं करनी है। तो सिंपली ये जो है फार्मासिस्ट का रोल रहता है कि वो कभी भी इंफॉर्मेशन को इधर उधर ना करें, अपने तक ही रखें। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि फार्मासिस्ट का ये काम रहता है कि वो पेशेंट के ट्रस्ट को हमेशा के लिए मेंटेन करके रखे, ठीक है। दूसरा आता है अ फार्मासिस्ट प्रमोट्स द गुड ऑफ एवरी पेशेंट इन अ केयरिंग कंपैशनेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैनर। तो मतलब फार्मासिस्ट जो है उन्हें पेशेंट का ध्यान रखना है हर तरीके से, एक केयरिंग तरीके से, कंपैशनेट तरीके से एंड कॉन्फिडेंशियल तरीके से, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा करके उनकी हेल्प करनी है, केयरिंग तरीके से जो है पेशेंट की हेल्प जो है वो करनी होती है फार्मासिस्ट को, ठीक है। तो फार्मासिस्ट का एक केयरिंग एंड कंपैशनेट एटीट्यूड होना चाहिए जिसकी मदद से वो क्या करे कि पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन को अपने तक रखे और उनकी बहुत ही अच्छे से हेल्प जो है वो कर सके। नेक्स्ट आता है अ फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट्स द ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ ईच पेशेंट। तो
फार्मासिस्ट जो है उन्हें पेशेंट की ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है कि फार्मासिस्ट जो है ना पेशेंट की डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है। अगर पेशेंट अपनी तरफ से कुछ राय देते हैं कि इस तरीके से क्या हम इस चीज को नहीं कर सकते, तो उनकी राय को अच्छे से सुनना है, समझना है, उसके बाद भी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट आता है फार्मासिस्ट एक्ट्स विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो फार्मासिस्ट जो है उन्हें अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप मतलब पेशेंट के साथ में जो भी रिलेशनशिप है उसमें ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी से काम करना है, मतलब बिल्कुल सच्चाई से काम करना है, कोई भी अनफेयर मीन्स जो है वहां पर यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फार्मासिस्ट मेंटेन्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो फार्मासिस्ट को प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो हमेशा मेंटेन रखनी है। उन्हें हमेशा मतलब कोई भी नई चीज आ रही है मार्केट के अंदर उसकी प्रॉपर नॉलेज उनको रहनी चाहिए। ठीक है, एंड साथ साथ उन्हें प्रॉपर नॉलेज रखनी है कि जो उनका फील्ड है उसके अंदर जितनी भी अपडेटेड नॉलेज है वो सारी की सारी चीजें जो है वो उनके पास में रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट्स द वैल्यूज एंड एबिलिटीज ऑफ कलीग्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल। तो फार्मासिस्ट जो हैं उनके साथ जितने भी वहां पर कलीग काम कर रहे हैं, दूसरे जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, उन सब की वैल्यूज एंड एबिलिटीज को उन्हें रिस्पेक्ट करना होगा। जब भी जरूरत पड़े उनकी हेल्प हम लोग ले सकते हैं। ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी है कि उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, बट एट द एंड जो मेन मकसद है सबका यही है कि पेशेंट का ध्यान हम लोग को कहीं ना कहीं रखना है बेस्ट टू बेस्ट तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है फार्मासिस्ट सर्व्स टू फुलफिल द इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड सोशल डिजायर्स। तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंडिविजुअल पेशेंट जो है उनकी कहीं ना कहीं मदद करे एंड उनका ध्यान रखे। बट कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पेशेंट की मदद करना तो फार्मासिस्ट का काम रहता है, ये साथ ही साथ कम्युनिटी को हेल्प करना एंड सोसाइटी को हेल्प करना जो है ये सारी चीजें भी है फार्मासिस्ट के रोल के अंदर ही आती है। नेक्स्ट आता है फार्मासिस्ट डज द जस्टिस वाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज। तो जो भी हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो पेशेंट को प्रोवाइड करना है, तो उसके अंदर जस्टिस उन्हें करना होगा प्रॉपरली, एक फेयर तरीके से, इक्विटेबल तरीके से जो है पेशेंट एंड सोसाइटी को उन्हें सर्व करना होगा, जो भी हेल्थ केयर रिसोर्सेज उन्हें सर्व करने होते हैं वो। ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हम लोग को ये 8 प्रिंसिपल्स जो है वहां पर मेंशन करने होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर नर्स काम कर रही हैं, प्रिस्क्राइबर्स डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वही कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है सिंपली इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन रहता है। मतलब जैसे फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर से पेशेंट से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं कि ये दवाई इस तरीके से दी जा सकती है या ऐसा कुछ, या फिर नर्स से पेशेंट से रिलेटेड कुछ भी बात करें, तो वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। तो अब इसके अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है? पहला तो ये कि कोऑपरेशन विद द मेडिकल रिसर्च स्टाफ। तो जो मेडिकल रिसर्च स्टाफ है उनके साथ कोऑपरेट करने का काम जो है वो फार्मासिस्ट का रहता है। तो आजकल क्या होता है कि जो जितने भी हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो सब के सब जो है वो मिल बांट करके काम करते हैं क्लिनिकल रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से फार्मासिस्ट जो है ये मेडिकल रिसर्च स्टाफ को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ये क्या है, जो फिजिशियन है उनकी मदद कर सकते हैं इन्वेंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसर्च मटेरियल का उसे कंट्रोल करके। ठीक है, साथ साथ ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, जैसे जिस भी कंपाउंड को, जिस भी ड्रग को या जिस भी चीज को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर उसकी केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, एंड टॉक्सिकोलॉजी, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है ये मेंटेन कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर हम न्यू कंपाउंड को बना रहे हैं तो उसके लिए बेटर व्हीकल कौन सा रहेगा या बेटर फिजिकल फॉर्म क्या रहेगा, ये चीज को सजेस्ट एंड प्रिपेयर कर सकते हैं फार्मासिस्ट। ठीक है, दूसरा आता है कॉपरेशन विद द नर्सिंग स्टाफ। तो नर्सिंग स्टाफ जो है उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं फार्मासिस्ट। तो नर्स जो है वो मेनली जैसे इन पेशेंट हो गए, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो भी पेशेंट एडमिटेड है तो उनको ड्रग एडमिनिस्टर करने का काम जो है वो नर्स का ही रहता है। तो फार्मासिस्ट जो है उन्हें नर्स के साथ में कोलैबोरेट करना चाहिए, दवाइयों को एडमिनिस्टर करने में उनकी कहीं ना कहीं हेल्प करनी चाहिए, उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि कोई भी नई ड्रग आई है तो उसके बारे में नर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशनल ड्रग जो कि इंस्टीट्यूशन के अंदर यूज हो रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। देन उसके बाद में कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स हो गए, उसके जो थेरापेटिक रिस्क हो गए, उसके बारे में भी नर्सिंग स्टाफ को इन्फॉर्म करना चाहिए। देन कोई भी जो ड्रग होती है उसका मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ब्लड लेवल डेटा, ये सारी चीजें क्या होती है वो अच्छे से समझानी चाहिए। देन उसके बाद में ड्रग इंटरेक्शन जो है वो भी प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ को अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन। तो अब कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है? तो अब कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन जो है
इसका मतलब ये है कि हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड करना जो है वो सिंपली कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन कहलाता है। हेल्थ एजुकेशन का मतलब है कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाना। एंड कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन मतलब कम्युनिटी के अंदर हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना। अब इसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन के अंदर हमारे पास में जैसे इंफॉर्मेशन या फिर एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करना एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में, सोशल हेल्थ के बारे में, इमोशनल हेल्थ के बारे में, इंटेलेक्चुअल हेल्थ के बारे में, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, देन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, इन सब के बारे में ही एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी कहीं ना कहीं जरूरी होती है। ठीक है। अब फ्यूचर में फार्मासिस्ट जो है केयर गिवर की तरह भी, डिसीजन मेकर की तरह भी, साथ ही साथ कम्युनिकेटर की तरह, लीडर की तरह, मैनेजर की तरह अलग अलग तरीके से जो है फ्यूचर में फार्मासिस्ट को काम करना पड़ेगा। अब मेन रोल क्या होता है फार्मासिस्ट की कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन के अंदर? पहला ये प्रोसेसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन को प्रोसेस किस तरीके से करा जाता है ये अच्छे से फार्मासिस्ट ही जानते हैं, तो इस बारे में वो लोगों को भी कहीं ना कहीं नॉलेज दे सकते हैं। उसके बाद में केयर ऑफ पेशेंट्स, तो पेशेंट्स का ध्यान रखने का काम जो है वो भी कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट का रहता है। देन मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन, तो ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से वो इफेक्ट शो कर रही है, उस चीज को मॉनिटर करने का काम भी इनका रहता है। देन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, तो जैसे कोई दवाई जो है वो रेडी टू यूज नहीं आती है, तो उस दवाई का अगर वहीं पर ही अचानक से मैन्युफैक्चर करके दिया जाता है, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो भी फार्मासिस्ट कहीं ना कहीं करते हैं। देन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन की नॉलेज भी उनको रहती है। देन कोई पेशेंट कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली फार्मासिस्ट को जाकर के अपनी थोड़े सिम्टम्स बता देता है, उस हिसाब से जो फार्मासिस्ट है वो कोई छोटी मोटी बीमारियां होती है तो उनके लिए दवाई भी बता सकते हैं। ठीक है। देन इन्फॉर्मिंग हेल्थ के प्रोफेशनल्स एंड द पब्लिक, हेल्थ के प्रोफेशनल्स एंड पब्लिक जो है उन्हें चीजों के बारे में इन्फॉर्म करने का काम इनका रहता है, हेल्थ को प्रमोट करने का काम इनका रहता है। देन एग्रीकल्चरल एंड वेटनरी प्रैक्टिस जो है ये भी कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट के हिस्से में आती है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में भी उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। एंड एनिमल्स के लिए भी जो भी दवाइयां वगैरह दी जाती है उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जो है उनको रहनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके जो प्रॉपर नोट्स हैं थर्ड यूनिट के, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के फार्मेसी प्रैक्टिस के, वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।